मैं इसका बटेंगे तो कटेंगे का मैं पूरा समर्थन करता हूं, और बटेंगे तो कटेंगे केवल राष्ट्र के लेवल। बड़ी बात तो ये असल में हमारी सरकार की भी एक है कि उसके ऊपर सिगरेट के ऊपर तो वैधानिक चेतावनी तो लिख दी कि ये पीना हार्मफुल है, परंतु वो फैक्ट्री बन रही है, उसको लाइसेंस दे रहे हैं, तो वो लाइसेंस क्यों नहीं बंद करते? अमिताभ बच्चन की मैगी का एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से अमिताभ बच्चन का ना तो कोई ऐड देखता हूँ, ना कोई पिक्चर देखता हूँ, ना उसका नाम देखता हूँ, और अगर कहीं आ जाता है तो मैं उसको गेट आउट कर देता हूँ। जब तक हमारे आदर्श विवेकानंद जैसे नहीं होंगे, जब तक हमारे आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नहीं होंगे, भगत सिंह जैसे नहीं होंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे हमारे आदर्श होंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। देश आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है प्रयास ये जाति के विरोध में एकजुट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सिरग हूँ। चलिए, आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक हमारे जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हमेशा आज हमारी ज़मीनी स्तर पर दिख रही है, आज इसी को लेकर हम आज हमारे बीच में जो हमारी चर्चा करेंगे, आज के जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं। पिछली बार भी मैंने काफ़ी बार आपको इनसे मिलवाया है ना। अपनी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद पर अपनी सेवा दे चुके हमारे विजेंद्र कुमार जैन साहब हमारे बीच में हैं। आज हमारे उत्तराखंड में हमारी संस्कृति और हमारे अधिकारों को लेकर थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमारी आज जो संस्कृति है वो किस तरीके से हमारी विलुप्त होती जा रही है, हमारे जो अधिकार हैं उनका किस तरीके से हनन होता जा रहा है। जिस तरीके से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी हैं, जो दिन रात इन उत्तराखंडियों के हित के लिए जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, आज इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। सबसे पहले थोड़ा सा जो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो टॉपिक है कि आज उत्तराखंड में संस्कृति और अधिकारों के लिए एक जन जागरूकता अभियान, इसको लेकर आपका अपना देखो, जहाँ तक संस्कृति और जन जागरण, मैं इन दोनों का समर्थन करता हूँ। और हमारा अगर हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, अपने आचार विचार और जो हमारी गीता वेद पुराण में जो निहित हैं, अगर हम उन विचारों को छोड़ देंगे, और उन विचारों को छोड़ना ही हमारे लिए पतन का कारण बना है। आज की तारीख में जो हमारा सांस्कृतिक हवास हुआ है, उसका मुख्य कारण यह है कि हमने अपना साहित्य पढ़ना बंद कर दिया है। जिस तरीके से आपने साहित्य को लेकर बात कही सर, हमारी कहीं ना कहीं जो संस्कृति में हमारी कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी संस्कृति की पहचान करते हैं, जैसे गाय, गंगा, गीता और गायत्री। क्या लग रहा है आज इनका हमारे इस आज़ादी के युग में इनका ये उद्धार की तरफ जा रहे हैं या पतन की तरफ जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम पतन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इन चारों के बिना ही गाय, गंगा, गायत्री और गीता, इन चारों के बिना ही हमारा कल्याण संभव नहीं है। बिकॉज़ अगर हमारी गंगा माता या यमुना अगर ये अपवित्र हो जाती हैं, उसमें गंदगी में मैल डाल दिया जाता है, तो फिर हमारा जीवन भी दूषित हो जाता है। और इसी तरीके से, परंतु इन सब की जड़ में जो हमारे फिजिकल एक्शन है, फिजिकल एक्शन से पहले हमारे मानसिक एक्शन, हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, उस चीज़ का हमारी सोच जो है हमारे साहित्य से प्रभावित होती है। जैसे अगर निष्काम कर्म की बात अगर हम गीता में बात करें, तो निष्काम कर्म कहते हैं, परोपकार की बात करते हैं, बिना आसक्ति छोड़कर काम करने की, अपने उद्देश्य हमारी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो परंतु हमें आज की तारीख में सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा पढ़ाया जा रहा है जिसमें हमारे जीवन के मूल्य जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और उनके बिना विकास संभव नहीं है। जैसे आपने भगवत गीता का एक एग्जांपल दिया, लेकिन भगवत गीता में कुछ हमें इस तरीके से भी सोशल मीडिया में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुछ इस तरीके से भी हमारे दिमाग में बिठाया जा रहा है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा, जो हुआ था वो भी ठीक होगा। सर, मतलब किस तरीके की एक हमारे बीच में एक मानसिकता का दर्शाया जा रहा है? जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। लक्ष्य तो हमें रखना पड़ेगा। अगर अर्जुन वहाँ पर लड़ाई के टाइम पर कहने लगे कि मैं हार जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, वो भी ठीक है, और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वो भी ठीक है, अगर मैं उसको नहीं मार रहा हूँ, वो भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता ना कहीं कोई ना कोई लाइन तो है ना कि एक चीज़ ठीक है, एक चीज़ ठीक नहीं है, जो हमें अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित करती है, और जो हमें अपना
कर्म करने की ओर प्रेरित करती है, जो हमें समाज को सबको एक लेवल के ऊपर देखकर सबको एक साथ ऊपर उठाने की बात करती है, वो ठीक है। और जो इसके विपरीत जाती है वो ठीक नहीं है। सर जैसे कहीं ना कहीं हमारे एक सनातन धर्म में, एक हिंदू धर्म में एक भावना सिखाई जाती है कि पहले जीने दो फिर जियो, मतलब पहले दूसरे की एक आदर सत्कार की भावना सिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आज देखा जाता है जिस तरीके से आज पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है ना, कहीं भी आज हमारा कुछ भी जैसे आतंकवादी हमला होता है या कुछ भी जैसे कहीं भी, अभी आपने देखा होगा सर जब बांग्लादेश पर जब बांग्लादेश की वहाँ सरकार गिरी तो 56-57 देश छोड़कर जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो भी खुद उसने भारत की शरण ली। क्या इसके पीछे आप रहस्य मानते हो या क्या मानते हो सर? नहीं, कौन सी? शेख हसीना। शेख हसीना, हाँ, शेख हसीना ने हमारे, बिकॉज हम जो हैं, हम टॉलरेंस, हमारी जो सहन करने की टॉलरेंस की और दूसरों को स्वीकार करने की जो आदत है वो तो सही है, उसको तो मैं सही मानता हूँ कि भाई हमें दूसरों को जो गरीब है परंतु उसके क्या एक्शन है उसकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। मैं अपने जो मेरा अपना मानना है, मैं पृथ्वीराज का इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि उसने 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया और जाने दिया और हम उसका सम्मान में गीत गा रहे हैं। हम उस बात को समर्थन नहीं करता हूँ, मैं समर्थन नहीं करता। अगर हम उस चीज़ को देखते कि दुश्मन कैसा है, दुश्मन के साथ भी उसी के साथ व्यवहार अगर नहीं होगा तो फिर हमारा 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान का साथ जो घटना घटी और उसकी वजह से पता नहीं कितनी बार हो गया। तो अगर दुश्मन एक बार आ गया और दुश्मन की आदत को जाने बिना, दुश्मन के स्वभाव को जाने बिना हमने दुश्मन को छोड़ दिया और फिर कहते हैं कि मोहम्मद गोरी वजह है। अरे मोहम्मद गोरी से पहले तो मैं पृथ्वीराज चौहान को और उसके गुणगान गाने वालों को कहता हूं कि जिसने दुश्मन को पकड़ के छोड़ दिया और फिर उसको जानते हुए भी कि दुश्मन ने अगर बाई चांस मुझे पकड़ लिया वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो फिर तो हम सबसे कामना करते हैं इस जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, हिंदुस्तान से हटाने के लिए प्रयास करें, दिल से प्रयास करें। तो वही होना है जो गुलामी की तरफ ही बढ़ना है। जब तक हम वास्तविकता को नहीं देखेंगे, वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। और उसके लिए जितना हम अपने आप को टॉलरेंस मानते हैं, टॉलरेंस अच्छी बात है, सहनशीलता अच्छी बात है, दूसरों को स्वीकार करना अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ दूसरा कैसा है उसको भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो आप अगर कहें कि भाई मैं दूसरे को तो देखूंगा नहीं, मैं अपने आप को देखूंगा, तो आप कहाँ तक देखोगे? दूसरे को भी देखना है, बिकॉज अपने आप को आपको दूसरे से भी बचाना है। सर आपने इस देवभूमि में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी बड़े बड़े आपने यहाँ काम भी किए हैं, काफ़ी समय आपने इस देवभूमि में दिया भी है। आज आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ हैं वो पूरे के पूरी खाली होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पलायन के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो सर? देखो, सबसे बड़ा मुख्य कारण तो शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। बिकॉज रोज़गार से ही, जब अगर मान लिया पेरेंट्स के पास रोज़गार है तभी बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं, तभी चिकित्सा भी दे सकते हैं। तो रोज़गार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और पहाड़ों में रोज़गार डेवलप किए जा सकते हैं। बिकॉज ये कोई हमारा उत्तराखंड पहला ऐसा पहाड़ी राज्य नहीं है और ऐसा पहाड़ी, अगर संसार में देखें तो ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर पहाड़ हैं और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोगों के हिसाब से रोज़गारों का सृजन किया। और जब तक रोज़गार नहीं होगा तब तक बाकी चीज़ें भी संभव नहीं है। सर आज जैसे हमारी जैसे शिक्षा और चिकित्सा को लेकर आपने बात कही, जो इसमें आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सर, मतलब आज हमारे ही हिंदुस्तान में एक ही स्टेट में कई बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इन सारे बोर्डों को लेकर क्या मानना है आपके सर? देखो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता, परंतु यूनिफॉर्म शिक्षा तो होनी चाहिए। जब तक यूनिफॉर्म शिक्षा नहीं होगी, जब तक एक जैसी शिक्षा नहीं होगी तो एक जैसे विचार कहाँ से आएंगे? सर जैसे पहले जिस स्कूल में या जिस गुरुकुल में हमारे कृष्ण जी जाते थे, उसी स्कूल में हमारे सुदामा ही जाते थे, एक राजा का बेटा और एक गरीब का बेटा। क्या आज की व्यवस्था भी इसी तरह की है सर? नहीं, आज इस तरह की निश्चित नहीं है। और हमारा देखो, अगर हम इस सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य जो है अच्छा नहीं है।
क्योंकि जब तक हम जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी सोच बनती है, वो हमारी शिक्षा के आधार पर बनती है। और शिक्षा में बच्चे के दिमाग के ऊपर जो उसके संस्कार पड़ते हैं, वो ही उसकी मुख्यतः उसकी सोच डेवलप करती है। परंतु आज की तारीख में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल हैं, वहाँ पर तो गीता पुराण गीता के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। वो तो ओ माई गॉड ही पढ़ाते हैं। सर, आपने काफ़ी इतिहास भी पढ़ा है, आपने आज़ादी से पहले का भी पढ़ा है। आज हम जिस माहौल में सरवाइव कर रहे हैं, आज जब मैं बड़े बुजुर्गों से बात करता हूँ तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जो पहले का जीवन था, जब हम गुलामी में थे, वो ज़्यादा अच्छा था। आपको क्या लगता है सर? देखो, वो अच्छा था वो तो मैं नहीं कह सकता कि वो अच्छा था, क्योंकि परंतु जो सामान्य जन, वो जो उनके पीछे कहने का कारण क्या है, उनका कहने का कारण ये है कि जन सामान्य जो है वो प्रशासन के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। तो अंग्रेजी शासन में क्योंकि प्रशासक बाहर से था, तो उनमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं होता था। मतलब ये कि भाई ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शेड्यूल कास्ट है, अगर वो कानून के सामने गया तो कानून जो है सबकी एक समान देखता था। और उसके साथ क्योंकि उनको वो बाहर वाले थे तो जजमेंट सही करते थे। परंतु ये यहाँ पर हमारे साथ जो है, जब हमारे अपने ही आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद आ ही जाता है। परंतु उसके साथ साथ अंग्रेज़ों के शासन की जहाँ तक बात है, तो वो तो हमारे शोषण ही किया उन्होंने। कुछ चीज़ें उसकी वजह से भारत के अंदर एकता भी आई है, बिकॉज उनके सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं सुधार भी हुए हैं। बिकॉज उससे पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो ये हिंदुओं के अंदर ही मराठा राजपूत के साथ लड़ रहे थे, राजपूत जाटों के साथ लड़ रहे थे, जाटपूत अहीरों के साथ लड़ रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी आपस में झगड़े थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने देश को एक साथ जोड़ा भी है। सर, जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे हम आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, जैसे पहले के समय में भी कहीं ना कहीं हमारे, जैसे सर आपने भगवत गीता का भी एग्जाम्पल दिया, लेकिन आज जो हमारे ही धर्म में जो कास्टिज़म है, जैसे हम अगर हिंदू बोलें तो मुस्लिम, जैसे हमारे यहाँ 4 रिलीजन बोले जाते हैं, तो अगर मुस्लिम को बोलेंगे तो मुस्लिम है, सिख को बोलेंगे तो सिख है, ईसाई को बोलेंगे, क्रिश्चियन को बोलेंगे तो ईसाई है। लेकिन हम जो ये हमें जो फूट पड़ी हुई है, कोई जाट, कोई ब्राह्मण, कोई गुज्जर, आज इसको लेकर क्या कहना चाहो, क्या मानना है? देखो, जैसे कि वो जन्म से तो अपनी वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था तो आदमी के कर्म के हिसाब से और उसकी बुद्धि के हिसाब से ही वो किस तरह का कार्य करता है, उसी के ऊपर हमारा निर्भर करता है। तो ये जहाँ तक आपस में बांटने वाली बात है, जहाँ तक आपस में तोड़ने वाली बात है, वो तो आप 1000 साल देख ही चुके हैं। भाई हमें कहाँ थे, भाई कहाँ अखंड भारत होता था, अफ़गानिस्तान भी हमारे अंदर था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, वो सारा अखंड भारत था। वो सारे का सारा खंड क्यों हुआ, खंड और टुकड़े क्यों हुआ? उसका कारण कहीं ना कहीं हमको ढूंढना पड़ेगा। और उसका मुख्य कारण है कि हम आपस में एकता नहीं है। जब अगर इतिहास की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में, मराठे जो हैं वो पानीपत में आए हुए थे वहाँ से, और उनके हार का मुख्य कारण ये था कि लोकल लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह, क्योंकि शाम के टाइम, रात के टाइम लड़ाई नहीं होती थी, दिन के टाइम लड़ाई होती थी। जब उन्होंने देखा कि लड़ाई जो है वहाँ पर चूल्हे जो हैं वो 75 चूल्हे जगह आग जल रही है, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये अलग अलग कास्ट वाले हैं और एक साथ एक खाते भी नहीं है, एक साथ बैठते भी नहीं है, एक साथ वो नहीं। कहने लगा इनको तो हराना बहुत ही आसान है। और आपको इतिहास पता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे बुरी तरीके से हारे थे। और वैसा काम करो जो इंसानियत के लिए हानिकारक ना हो, अपने विवेक से सोचो। उसकी वजह से क्या लगता है जो हमारे यहाँ लीडर है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसे बूढ़ा कोटी जी का भी अपना आह्वान है कि जो नेता होता है वो देश का पिता होता है। जैसे पिता खुद मूंगफली खाकर बच्चों के लिए बादाम की व्यवस्था करता है, क्या आज जो वर्तमान में जो हमारी जो राजनीति व्यवस्था है या जो राजनीति में जा रहा है, क्या वास्तव में उनमें पिता का गुण है सर? नहीं है, उनमें नहीं है। और असल में
पिता का गुण तो नहीं है, और वो होना चाहिए एक अच्छे नेता के अंदर, ये गुण होना चाहिए कि वो अपनी जनता को, जिसने उसको वोट दिया है, जिसने उसको वोट दिया है, जिसने उसको सम्मान दिया है और जिसने उसको उस कुर्सी पे बैठाया है, तो उसका अपना कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने से पहले उनको देखे। ये एक अच्छे लीडर का, एक अच्छे नेता का गुण होता है। सर जैसे भगवान बुद्ध के भी 3 मार्ग थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उन्होंने 3 मार्गों का किया कि पहले बुद्ध मतलब जो पूरा है, जो जागा हुआ है, संघ मतलब एकजुट रहो, तीसरा अध्यात्म, अध्यात्म मतलब मेडिटेशन, अध्यात्म के प्रति। क्या लग रहा है आज की जो हमारी यूथ है या जो हमारे देश के पॉपुलेशन है, क्या वो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है सर? बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही है। और ये जो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है ना, वो तोड़ रहा है, वो समाज को विकृत कर रहा है। बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर अनकंट्रोल्ड कुछ भी साहित्य आ जाता है, कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती, उसके ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। ऊट पटांग, उल्टा सीधा जो आता है वो आता है। और निश्चित रूप से ये मेरी दृढ़ आस्था है कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हम वही बन जाते हैं और वही होते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पे जो हमारे भगवान हैं, जैसे हम भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी एक जातियों में बांटने का प्रयास चल रहा है। कभी किसी जाति का दिखा देते हैं, कभी किसी जाति का दिखा देते हैं। इसके पीछे किस तरीके का एजेंडा है सर? ये एजेंडा देश को तोड़ने वाला ही है। वो बटेंगे तो दूसरे आदमी को जो है हमारे ऊपर शासन करना आसान हो जाएगा। योगी जी ने भी बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, वो तो मैं इसका बटेंगे तो कटेंगे का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और बटेंगे तो कटेंगे केवल राष्ट्र के लेवल पे नहीं है, घरों में देख लो। घरों में बटेंगे तो भाई भाई आपस में बटेगा तो तीसरा कोई ना कोई आके कर देगा। कहीं भी अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसमें किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है। और कोई भी अगर अपनी पोजीशन से गिरा है तो बटने की वजह से ही गिरा है। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का डेमोग्राफिक चेंज है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। एक थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे यहाँ उत्तराखंड के जो अपने आप में जो टॉप लीडर हैं, है ना, कहीं ना कहीं जैसे अभी हरीश रावत जी कुछ दिन पहले ही कलियर में जाके वहाँ इस्लाम कबूल करते हैं, तो किस तरीके की एक मानसिकता है लोगों पर? अभी जैसे कुछ दिन पहले भी उनका पिछले चुनाव में भी उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। किस तरीके की एक मानसिकता है वोटर्स को लुभाने की, क्या है सर ये? देखो, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर जो ये मानसिकता अच्छी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो रोज़गार हैं वो हमें खाली पढ़ाने से ही खाली रोज़गार पैदा नहीं होते। खाली जो जिस तरह की शिक्षा है वो एक क्लर्क पैदा करती है, वो एक ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी पैदा करती है, और वो हमारे ह्रास का कारण बनता है, हमारे विनाश का कारण बनता है। वो हमको आगे नहीं ले जाता। जब तक हमको अपने घर में आप अपने यहाँ से, जब तक हम गांव में वेल्डर्स हैं, बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, ये पैदा नहीं करेंगे, और ये काम हमारे गांव जो है वो अपना पूरे के पूरे सेल्फ सस्टेन्ड थे और अपने आप से पूरी के पूरी तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं पूरी हो जाती थी, वो तभी संभव था, तभी हमारी उन्नति होती थी कि गांव के अंदर बढ़ई भी है, कारपेंटर भी है, वहाँ पर तुम्हारा वेल्डर भी है, तुम्हारा लोहार भी है, और सब अपनी कम्युनिटी के हैं। तो वहाँ पर कोई नहीं था। आज की तारीख में हम बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, और जो हमारा दर्जी होता है, दर्जी कहता है कि मुझे बच्चे को दर्जी नहीं बनाना। अरे दर्जी नहीं बनाएगा तो क्लर्क बनाएगा, और उसके अलावा क्या बनाएगा? परंतु जब तक हम अपने रोजगार यानी शहरों में या गाँवों में, और वो सारे के सारे सेल्फ सस्टेंड करने के लिए इस तरह के रोजगार पैदा नहीं करते, तब तक ना तो प्लान रुकने वाला है और ना उधर से आने वाला, जो जैसे आपने बोला है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ना डेमोग्राफी चेंज होने से रोक सकते हैं। बिकॉज जब हमारा बच्चा कारपेंटर है ही नहीं,
तो हमें कारपेंटर अगर दूसरी कम्युनिटी का है तो आपको दूसरी कम्युनिटी का ही लेना पड़ेगा, उसके पास आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। सर कहते हैं कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब उसकी नस्ल और दो फसल, दूसरे नंबर पे फसल। नस्ल मतलब हमारी जो यूथ है, आज देख रहे हो आप किस तरीके से वो ड्रग्स का एक एडिक्शन हो चुकी है। क्या लग रहा है इसके पीछे अभी जैसे पॉलिटिक्स में, जैसे हमारे यहाँ जब जब चुनाव होते हैं नशा बढ़ता है, किस तरीके की हमारी जो पॉलिटिकल्स की एक मानसिकता है या यूथ को किस तरीके से हमारी नस्ल कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से खाई में जा रखी है। हाँ, ये देखो इसका भी हल वही है कि आदमी को खुद ही समझना पड़ेगा। हमें समाज में जन जागरण में जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो तम्बाकू सेवन है या आपका शराब है, ये श्रेणी में आता है। जब तक हम इन चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक उन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन कुछ स्टेट में यहाँ तक कि अल्कोहल बैन है सर, लेकिन फिर भी वहाँ जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। किस तरीके का हमारा एक ना एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है सर। लॉ एंड ऑर्डर तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो गड़बड़ है ही, और परंतु इसके लिए जो है जागरूकता, दूसरा आदमी भी जागरूक बने और दूसरे आदमी को भी ये जागरूकता दी जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये असल में हमारी सरकार की भी एक है कि उसके ऊपर सिगरेट के ऊपर तो वैधानिक चेतावनी तो लिख दी कि ये पीना हार्मफुल है, परंतु वो फैक्ट्री बन रही है, उसको लाइसेंस दे रहे हैं, तो लाइसेंस क्यों नहीं बंद करते? सर इसी को लेकर मैं आपसे एक चीज़ भी कहना चाहूँगा। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सिगरेट बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उनके जो बनाने प्रोड्यूसर हैं सर, वो आपको अरबपति खरबपति मिलेंगे। गुटखा बनाने वाली कंपनी है वो भी अरबपति खरबपति हैं। जो अल्कोहल बनाने वाली हैं वो, उनके जो कंपनियों के जो मैनेजर हैं वो भी अरबपति खरबपति हैं। लेकिन जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे देश का कृषि प्रधान देश है, क्या किसान भी हमारा अरबपति खरबपति है सर? नहीं है, किसान हमारा अरबपति खरबपति नहीं है और उसको होना चाहिए। परंतु एक्चुअली अगर देखा जाए, जो गुटखा, पान, शराब, तंबाकू, अब अगर वो उसको पीता है और वो उसको हम आदर्श मान लेते हैं तो उस समाज का और उस देश का तो गड्ढे में वो देश और समाज जाना ही है। मैंने अमिताभ बच्चन की मैगी का एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से अमिताभ बच्चन का ना तो कोई ऐड देखता हूँ, ना कोई पिक्चर देखता हूँ, ना उसका नाम देखता हूँ, और अगर कहीं आ जाता है तो मैं उसको गेट आउट कर देता हूँ कि जो मैगी जैसे घटिया पदार्थ को एडवर्टाइजमेंट करता है, जो उनको हम आदर्श मान लें। भाई उस देश का तो सत्यानाश होना ही है। जिस देश के आदर्श जो भांड टाइप की एक्टिविटी करते हैं पिक्चरों में कि तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, साले भांड तरह की एक्टिविटी करते हैं और वो हमारे आदर्श बन जाते हैं। उसको देखने के बाद हम तालियां बजा देते हैं, उसको देखने के बाद हम उसको इलेक्शन जिता देते हैं। तो उस देश का तो बट्टा बैठना ही है। जब तक हमारे आदर्श रामचंद्र जी जैसे नहीं होंगे, श्री कृष्ण जी जैसे नहीं होंगे, जब तक हमारे आदर्श विवेकानंद जैसे नहीं होंगे, जब तक हमारे आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नहीं होंगे, भगत सिंह जैसे नहीं होंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे हमारे आदर्श होंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। जब मरना निश्चित है तो कुछ देश के लिए कुछ कर जाए, मरना तो है। परंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हमारे आदर्श अमिताभ बच्चन बन गए। हमारे दुर्भाग्यवश हमारे ऐसे अभिनेता कहते हैं, उनको स्टार कहते हैं, ऐसे बन गए जिनकी शक्ल देखना भी समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन सर आज के टाइम में जो हमारी सोसाइटी है, एक्सेप्ट मतलब हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक है या हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक है। अगर आप एक सोसाइटी में कोई नशा नहीं करता तो उसको उन नज़रों से देखा जाता है कि पता नहीं जैसे इसने क्या अपराध कर दिया सर। एक ऐसा है। और ऐसे जो हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो काफ़ी, जैसे हेल्थ का है अभी, जैसे कोई कमला पसंद का ऐड कर रहा है, कोई रजनीगंधा का ऐड कर रहा है ना। हमारी सोसाइटी में जो सुधरना चाहता है, क्या एक सोसाइटी का भी ड्रॉबैक है कि वो सुधरने नहीं देती सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो ही मैंने अभी उसी बात को रिपीट मैं फिर से कर रहा हूँ कि हमारे आदर्श ही गलत हो गए हैं। रजनीगंधा का एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी उसको क्यों रजनीगंधा का वो बिक रही है? क्योंकि हमने अज्ञानतावश, दुर्भाग्यवश उन लोगों को अपना आदर्श मान लिया और वो जो है वो रजनीगंधा बेच रहे हैं, कभी पान पराग बेच रहे हैं, कभी मैगी बेच रहे हैं, और हम उनके साथ साथ मैगी एकदम रेट बढ़ जाते हैं, एकदम उनके साथ वो हो जाते हैं, हम अपने आप को वो मान लेते हैं। तो जब तक हमारे
आदर्श नहीं सुधरेंगे। और जहाँ तक आपका जो ये बात थी कि भाई समाज का तो है ही, क्योंकि जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमको निश्चित रूप से प्रभावित करती है, परंतु वहाँ पर भी हमको जो अच्छा साहित्य है, जैसे गीता हो गई और हो गई, वो कहती है कि भाई अच्छे में बुरे में, कोई अच्छा कहता है तो भी आप सम रहो, कोई बुरा कहता है तो भी सम रहो। गीता का एक श्लोक है, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता का नाम ही योग है। अगर किसी ने अच्छा बोला है तो भी सम रहो, किसी सिद्धि मिल गई तो भी सम रहो, सिद्धि मिली तो भी सम रहो। अगर किसी ने अच्छा बोला, गाली दे दी तो भी सम रहो, किसी ने उपकार कर दिया तो भी सम रहो। तो जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाना। सर थोड़ा सा जैसे आपने बहुत अच्छा गीता का एग्जांपल दिया, जैसे गीता में भी कहा गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है अब भी उत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस पृथ्वी पे आऊँगा। आज जैसे ये चारों तरफ उपकार बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से, चाहे हमारे ड्रग्स का हो, नशे का हो, नस्ल का हो, फसल का हो, चारों तरफ जिस तरीके से जो हमारे समाज में ये घटनाएँ घट रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आज भी क्या हमारे बीच में भगवान कृष्ण मौजूद हैं? सर देखो, जो भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, चीज़ें कहीं ना कहीं जो गलत काम कर रहा होता है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें उठती रहती हैं। क्योंकि अगर ये यूनिवर्स है, अगर ये संसार है, तो ये तभी चल रहा है कि यहाँ पर अच्छे आदमी भी हैं। तो चंद्रमोहन कोटी, श्री चंद्रमोहन बूढ़ा कोटी जैसे आदमी भी हैं जो समाज को ऊपर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो जैसे सर बूढ़ा कोटी जी ने भी एक आह्वान किया है कि अगर जैसे ये हमारे यहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ में जैसे जंगली जानवर हैं वो फसल को काफ़ी नुकसान करते हैं। एक तो सरकार की तरफ से दवा और दाना, अगर ये दो चीज़ कहीं ना कहीं किसान को मिले, है ना, सरकारी की तरफ से, तो किसानों का जो मतलब फोकस है वो हमारी खेती पर होगा। क्या मानना है सर? अगर नहीं, वो तो सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि वो इस तरीके से इस तरह की योजना बनाए कि जो किसान हैं जो दवा और दाना वो मुहैया कराए। जैसे आज कहीं ना कहीं जो बूढ़ा कोटी जी हैं उन्होंने अपना ये भी चलाया है कि जो फसल है, जैसे हमारी कोई भी आज जैसा सर जैसे हमने कोई चीज़ बोए, जैसे पहाड़ों में हमने प्याज लगाई, कि प्याज लगने के बाद जो उसकी फसल खरीद की गारंटी सरकार ले, उचित मूल्य की गारंटी सरकार ले, तीसरा आपदा मुआवजे गारंटी सरकार ले। अगर ये तीन चीज़ वास्तव में अगर सरकार की तरफ से लागू होती हैं तो क्या इससे किसान खुशहाल होगा? सर निश्चित रूप से खुशहाल होगा और उसका काम करने में मन भी लगेगा। और उसका जो एक डर है ना, डर जो है कि वो किसानी भी छोड़ देता है, और है वो डर ख़त्म हो जाएगा। और डर जो है वो हमारे व्यक्तित्व का भी एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। अगर हम डर निकल जाए, जैसे जो भी अभी जैसे गीता में था, जैसे जो श्रीमद् भगवद गीता हो गई है, जो भी अच्छा साहित्य है वो हमको निडर ही बनाता है। सबसे पहले तो वो हमको निडर बनाता है। सर अंत में जैसे हमारे बीच में एक धारणा चली हुई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, क्या लगता है आपको? एक पक्ष गाय खाने वाले और गाय पूजने वाले कभी एक हो सकते हैं? सर देखो, ये कमजोरी का निशान है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, अरे भाई दूसरा तो कहेगा भाई, अगर कमज़ोर कहे भाई बड़ा है जो ठाड़ा है और जो मजबूत है वो कहे कि कमज़ोर मेरा भाई है तब तो ठीक है, और दूसरा वाला भाई माने तभी तो भाई है। अब दूसरा भाई तो मान नहीं रहा, मैं अपने आप को ही बहलाने के लिए वो कर रहा हूँ। अभी मैंने वहाँ पर दुर्गा पूजा के टाइम पर बंगाल में एक घटना घटी, और उस घटना में क्या हुआ कि सर्वधर्म समभाव। अरे भाई सब अपना धर्म तो जानते नहीं हो, सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों समभाव का उन्होंने एक वो बनाया पंडाल। उस पंडाल में उन्होंने भाई भगवान राम की मूर्ति लगा दी, भगवान श्री कृष्ण जी की भी मूर्ति लगा दी, क्राइस्ट की भी मूर्ति लगा दी। उन्होंने, उसको पता नहीं था, उसने मोहम्मद साहब की भी मूर्ति लगा दी।
अब मोहम्मद साहब की मूर्ति देख के उसने जो है वहाँ का एक मुस्लिम समुदाय जो भड़क गया, उसने कहा कि भाई उसने तो हमारा अपमान कर दिया, उसने तो उस चीज़ को अपमान कर दिया कि उसने उस पंडाल में आग लगा दी, तो तोड़ फोड़ मचा दी, आदमी मार दिए और कर दिए। अरे तुम्हें दूसरे के बारे में पता नहीं, तुम करे संभाव, अरे सब बराबर, अरे भाई 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 तो भाई दूसरा भाई मानेगा तभी तो भाई है। दूसरे आदमी से कहलवा के देखो ना कि भाई है, तुम कहते हो कि सब बराबर है, भाई दूसरे से भी तो कहलवा के दिखाओ ना कि भाई है, बराबर है। दूसरा तो कहता नहीं बराबर नहीं है, तू कहे कि सब बराबर है। अब कह लो अपने मन में, ये कमजोरी का निशानी है। जिस तरीके से आपने एक बहुत सटीक चीज़ कही, कमजोरी का निशान है। थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में भी पूछना चाहूँगा, सर ज़्यादा समय लेते हुए। सर आज कहीं ना कहीं हमारे जो भी प्रोटेस्ट होते हैं या जो भी हमारी रैली टाइप की होती हैं, भगवान की जिस तरीके से हमारी जो यात्राएं वगैरह होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें देखा जाता है एक डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है। अभी जैसे RS कुछ भी जैसे हमारे कोई पदयात्रा वगैरह निकलती है तो उसमें उस तरीके के स्लोगन बोले जाते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश का माहौल गड़बड़ा है, उन पर पत्थरबाजी होती है ना। अभी कई राज्यों की इस तरह की घटना आती हैं, क्या लगता है क्यों? देखो ऐसा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, वो जब भी मॉब में कोई चीज़ होती है ना, जब भीड़ में कोई चीज़ होती है ना, वहाँ पर ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मेरा अपना मानना रहा है कि जब भी मान लिया 40, 50, 100 आदमी हैं और उनको कोई कंट्रोल ना करे तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी जो है जिसको आज की तारीख में सो कॉल्ड भाई माइनॉरिटी है या वो है, वो कहते हैं कि भाई हमको डर लग जाता है, परंतु उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्या। सर अंत में थोड़ा सा मैं अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी हैं, जो उनके अपने प्रयास चल रहे हैं इस देवभूमि में जन जागृति के लिए, अधिकारों के लिए, है ना, कि उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को ही अगर रोज़गार दिया जाए प्रथम तो कम से कम थोड़ा यहाँ पलायन रुकेगा। एक अगर फ़िलहाल में यहाँ मूल निवास भू कानून जो उनकी अपनी ज़मीनें हैं, है ना, एक स्तर तक अगर बची रहें, चकबंदी लागू हो। आज जैसे सर आज जो हमारा जो मुख्य कारण है यहाँ चकबंदी की, क्या मानते हो सर? आज जैसे एक किसान के खेत यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्या ये भी एक ड्रॉबैक है किसान की फसल का? हाँ, वो भी निश्चित रूप से एक है। अगर किसान चकबंदी हो, सारे खेत एक ही जगह पर हो जाए तो काम करना भी आसान होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। और रोज़गार जो है, जब तक गांव के आदमियों को, लोकल आदमी को सर्जन यहाँ पर रोज़गार जो है उनकी वो पैदा नहीं किए जाएंगे, तब तक वो पलायन भी रुकना संभव नहीं है। आपने इतने बड़े पद पर सेवा दी है, हो सकता है कि आप अभी भी अपनी जीवन आराम से बैठकर यापन कर सकते हो, लेकिन अभी भी आप एक एजुकेशन का सहारा, मतलब एक एजुकेशन आपका पैशन बन चुका है, आपकी हॉबी बन चुकी है, मतलब क्या, किस लिए सर? देखो जहाँ तक जीवन है, जीवन तो बीत ही जाना है। बिकॉज जीवन तो भाई हमारे शास्त्रों में भी कहा कि क्षण भंगुर है, ये तो बदल ही जाना है, बीत ही जाना है। परंतु इसकी सार्थकता इसी में है कि हम अपने ज्ञान को और अपने चारित्र को उन्नत करते रहें, निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। और ज्ञान जो है वो अकेले में नहीं होता है, अकेले में मतलब साधना से भी होता है, मेडिटेशन से भी होता है। परंतु पहले स्वाध्याय करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बात करो, फिर मेडिटेशन करो, फिर किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, फिर अच्छे लोगों के साथ बैठो, उनके साथ डिस्कशन करो, फिर मेडिटेशन करो। एक ये जब साइकिल और चक्र चलता रहता है तब हमारा निरंतर विकास होता रहता है, हमारा बौद्धिक क्षेत्र जो है, वो बौद्धिक जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। सर जैसे हमारे कुछ संत हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने कभी कोई स्कूल नहीं गए, किसी तरह के गुरुकुल नहीं गए, लेकिन जब कहीं ना कहीं उन्होंने साधना शुरू की तो उन्हें कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। जैसे आपने इतने इतिहास पढ़े हैं, इतने ग्रंथ भी पढ़े हैं, मतलब क्या लगता है सर? वो तो है ही, बिकॉज ज्ञान जो है वो तो आत्मा के अंदर है भाई। हम जो हैं हमारी, उसको आत्मा कह लो, कुछ आत्मा से कहते हैं कि भाई आत्मा नहीं है, कुछ भी कह लो, चेतना तो है ना। बिकॉज ये शरीर है और इस शरीर के अंदर एक चेतना है। इसलिए जितनी सांसें चली गई चलो चली गई, जितनी सांसें बची हैं हम कुछ कर जाएं एकजुटता के लिए, परमात्मा की नज़र में चढ़ जाएंगे, आने वाली अपनी पीढ़ी को सुरक्षित कर जाएंगे। चेतना को आप आत्मा कहो, चेतना कहो, प्रकृति कहो, कुछ प्राण कहो, कुछ भी कहो,
वो जो चेतना है वो ही हमारे इस शरीर को चलाती है, और जब तक वो शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर चल रहा है। और जो ज्ञान है वो तो आत्मा के अंदर ही है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, वो ज्ञान प्रकट होता है। जैसे अभी स्वामी गुरु रामभद्राचार्य हैं, वो नेत्रहीन हैं, उन्होंने भी क्या कहा, मैंने भगवान राम को देखा है। मुझे नहीं लगता जिन लोगों की आंखें हैं उन्होंने वास्तव में राम लल्ला के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन जो हम लोगों की बनाए हुए उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में अंदर का साक्षात्कार किया है सर। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने दी है ना, विजेंद्र कुमार जैन साहब ने, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन को इतना, सर जैसे हमारे ग्रंथों में भी है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे सैनम, क्या है सर? जब मरना निश्चित है तो कुछ देश के लिए कुछ कर जाए, मरना तो है। ये आदि शंकराचार्य जी का ये भज गोविंदम उसमें से बड़ा अच्छा श्लोक है, क्योंकि अज्ञानतावश जब तक हम अपने अज्ञानता के आवरण को ख़त्म नहीं करेंगे, ये जन्म मरण का चक्र जो है वो चलता रहेगा। और जब हम वास्तव में जान लेंगे कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तब ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या पूर्व जन्म होता है सर? निश्चित रूप से होता है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हिंदू धर्म की कल्पना ही पुनर्जन्म के ऊपर, कर्मक सिद्धांत के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, उसी के साथ बौद्ध धर्म कह लो, जैन धर्म कह लो, कोई भी हमारे जो ये धर्म है, ये कर्म सिद्धांत के ऊपर है। कर्म सिद्धांत का है कि जो तुम अच्छा कर रहे हो उसको मिलेगा, जो बुरा कर रहे हो वो भी मिलेगा, अब नहीं तो कल मिलेगा। तो इसीलिए जैसा करोगे वैसा मिलेगा, और अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलना निश्चित रूप से है। और जैसे मैं कहते हैं कि जैसे अगर आम का पेड़ बोया या बबूल का पेड़ बोया, उसके ऊपर आपका अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार नहीं है। का मतलब यह है कि फल तो स्वतः ही मिलता है। बिन मांगे बिन चिंतिए कर्म सदा फल देत, कर्मों का फल बिना मांगने और बिना चिंतन किए ही हमको प्राप्त होता है। और अगर हम आज सत्कर्म करेंगे तो हमको निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा, नहीं तो फिर कहना पड़ेगा बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। चलिए, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए जो इतने बड़े पद पर रहकर भी कितना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। अंत में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी हैं, जो समाज में जिन्होंने एक रिवॉल्यूशन छेड़ा हुआ है, जाति व्यवस्था को लेकर, नशे को लेकर, युवाओं को एक कास्टिज़म से बाहर निकालने को लेकर, क्या कहना चाहोगे सर? श्री चंद्रमोहन कोटी जी का मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत उनकी मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब हों, और हमारा सब तरीके से तन मन धन से उनको समर्थन है कि वो इन पावन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हों, ऐसी कामना है। हम सबसे कामना करते हैं इस जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, हिंदुस्तान से हटाने के लिए प्रयास करें, दिल से प्रयास करें।